Assalamu alaikum dear students. I welcome all of you once again to my lecture, and today we are going to discuss de Broglie equation, or we can say de Broglie hypothesis for class 11th. So today my topic is de Broglie's equation. In our previous lectures, we have already discussed different models of atom, and among them, one model was proposed by Bohr, Niels Bohr, and that model is known as Bohr's model of atom. And in that very model, that model was having so many shortcomings. उसके बहुत ज्यादा limitations थे, but उन limitations में सबसे जो बड़े limitations थे, that shortcomings was कि Bohr's model of atom जो है that does not follow de Broglie's equation and Heisenberg's uncertainty principle. ये दो उसके बहुत ही ज्यादा बड़े जिनको हम बोलते हैं शॉर्टकमिंग्स थे. ठीक है कि Bohr's model of atom एक तो de Broglie equation को वायलेट करता है, de Broglie hypothesis उसको वायलेट करता है, उसको ओबे नहीं करता, एंड सेकंड वह Heisenberg's uncertainty principle को भी ओबे नहीं करता. ठीक है, और इन्हीं शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करने के लिए ठीक है एक नई ब्रांच ऑफ साइंस को जन्म दिया गया, एक न्यू ब्रांच ऑफ साइंस बना दी गई, और इन दो शॉर्टकमिंग्स को मद्देनजर रखते हुए टेकिंग इनटू कंसीडरेशन de Broglie's ड्यूअल नेचर, de Broglie's इक्वेशन ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, एंड Heisenberg's uncertainty principle, इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए एक न्यू ब्रांच ऑफ साइंस का जन्म दिया गया. दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड क्वांटम और वेव मैकेनिक्स. क्वांटम और वेव मैकेनिक्स. क्वांटम और वेव मैकेनिक्स इस ब्रांच ऑफ साइंस का नाम दिया गया था, जिसमें de Broglie's कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड Heisenberg's अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मद्देनजर रखा गया था. ठीक है, और जो Bohr's मॉडल ऑफ एटम है, और इसके बाद जो मॉडल ऑफ एटम प्रपोज किया गया, क्योंकि आपने पहले ही पता है कि आपको मैंने पहले ही बताया जो जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम था उसके भी लिमिटेशंस थे, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम उसके भी लिमिटेशंस थे, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम उसके भी शॉर्टकमिंग्स है. ठीक है, तो जो न्यू मॉडल ऑफ एटम प्रपोज किया गया, ठीक है, दैट न्यू मॉडल ऑफ एटम इज कॉल्ड क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. और इस क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में हमने क्वांटम और वेव मैकेनिक्स यूज की थी. ठीक है, अब ये क्वांटम और वेव मैकेनिक्स यूज करने का मतलब कि इन्होंने de Broglie's कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को भी मद्देनजर रखा था एंड Heisenberg's अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी. ठीक है, तो इसके बाद जो यहां पे न्यू मॉडल ऑफ एटम प्रपोज किया गया, न्यू मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, and this new model of atom was proposed taking into consideration quantum or wave mechanics. इसको मद्देनजर रखते हुए क्वांटम और वेव मैकेनिक्स को कंसिडरेशन में लेते हुए क्वांटम और वेव मैकेनिक्स. जैसे Bohr's मॉडल ऑफ एटम जो था वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को बेसिस में रखता था. ठीक है, उसने जो अपनी थ्योरी दी थी दैट वाज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. उसका मतलब था कि बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन इज हैविंग पार्टिकल नेचर. ठीक है, लेकिन जो अब हमें पता चला कि Bohr's मॉडल ऑफ एटम में दो बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स है, उसमें एक शॉर्टकमिंग ये भी है कि इट डज नॉट फॉलो और ओबे de Broglie's इक्वेशन, और इट डज नॉट ओबे Heisenberg's अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. उन्हीं दो शॉर्टकमिंग्स को मद्देनजर रखते हुए न्यू ब्रांच ऑफ साइंस का जन्म दिया गया, एंड दैट न्यू ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड क्वांटम और वेव मैकेनिक्स. ठीक है, और फिर नया मॉडल ऑफ एटम प्रपोज किया गया
that was based on quantum or wave mechanics. ठीक है, that new model of atom is called quantum or wave mechanical model of atom. Quantum or wave mechanical model of atom. ठीक है, अब हम ये तो इनका बेसिक हुआ। अब हम सबसे पहले डी ब्रॉगलीज इक्वेशन जो है इसको डिस्कस करते हैं कि उसने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में क्या बताया। ठीक है, तो अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। डी ब्रॉगली ने जो ड्यूअल नेचर का कॉन्सेप्ट दिया था, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताया, तो वो क्या है, वो इक्वेशन क्या है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। डी ब्रॉगली ने इससे पहले, सबसे पहले अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसने क्या बोला था? इसने बोला था कि एनर्जी ऑफ ए फोटॉन is equal to h mu, where h is the Planck's constant and mu is the frequency of the radiation. ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और इसको हमने पीछे वाले लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया हुआ है। एंड अब और इसी के साथ अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स इक्वेशन, उसकी बहुत ही फेमस इक्वेशन है, उसको नोबेल प्राइज मिला था इस इक्वेशन पे, दैट इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। एनर्जी एंड मास आर रिलेटेड एज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। m इज द मास एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशंस के मुताबिक जो है h म्यू is equal to mc square, है ना? Because in these both cases यहाँ पे energy of a photon is equal to this much and here energy is also equal to this much. So h mu is equal to mc square. तो अब हमें पता है जो mu है, frequency is equal to c by lambda. It's equal to velocity of the light to the wavelength of the radiation. Okay, so यहां पे हम mu को c by lambda से रिप्लेस कर सकते हैं। So h c by lambda is equal to m c square। ठीक है, h c by lambda, mu की जगह पे हमने c by lambda लिख दिया, is equal to m c square। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, लैम्बडा को एक साइड पे लेके जाएंगे। सो लैम्बडा इज इक्वल टू, ठीक है, एच सी बाई एम सी स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे c और c को कैंसिल करेंगे, यहां पे स्क्वायर ऑफ द c में से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड दैट विल बिकम इक्वल टू h बाई एम सी। ठीक है, h by m c. So here lambda is equal to h by m c. ठीक है, तो डी ब्रॉगली ने बोला कि सेम जो इक्वेशन है इट कैन बी यूज्ड फॉर अदर मटेरियल पार्टिकल्स। जितने भी हमारे दुनिया में मटेरियल पार्टिकल्स हैं इन मोशन, उनके लिए हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द वेव। लैम्बडा हियर रिप्रेजेंट्स द वेवलेंथ। ठीक है, h is the Planck's constant, m is the mass of the photon and c is the velocity of light। तो इसने बोला हम सेम इक्वेशन को मटेरियल पार्टिकल्स के लिए जो भी हमारे दुनिया में है इन मोशन, हम उनके लिए यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद देम। बस यहां पे कुछ हमें कुछ रिप्लेसमेंट, कुछ चेंजेस लेके आनी है। तो वो चेंजेस क्या है उनको मैं यहां पे लिख देता हूं
कि हमने लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय, यहां पे हमें m जो है, हियर इट्स द मास ऑफ द फोटॉन, बट वी कैन रिप्लेस इट, यहां पे जो हम m लिखेंगे दैट इज द मास ऑफ द मटेरियल पार्टिकल, दैट इज द मास ऑफ द मटेरियल पार्टिकल. फॉर एग्जाम्पल a मूविंग बस, a क्रिकेट बॉल, a फुटबॉल, ठीक है, एनीथिंग इन मोशन, एनी मटेरियल पार्टिकल इन मोशन, उसके लिए हम यहां पे जो m बोलेंगे दैट इज द मास ऑफ दैट वेरी मटेरियल पार्टिकल. एंड c दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, हियर इसको हम यहां पे v से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी, दैट मटेरियल पार्टिकल. तो इस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं फॉर एनी मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन in order to determine the wavelength of the wave which is associated with them. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो मटेरियल पार्टिकल है दुनिया में which is in motion that has wave associated with it, ठीक है, उसके साथ वेव होती है, ठीक है. तो उसी वेव को निकालने के लिए डी ब्रॉगली ने ये इक्वेशन दी थी, उसी वेव की वेवलेंथ निकालने के लिए डी ब्रॉगली ने ये इक्वेशन दी थी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी. हियर मैं यहां पे लिख देता हूं, लैम्बडा इज कॉल्ड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है. एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, m is the mass of that very material particle, mass of the material particle, ठीक है, and v is the velocity of that very material particle, of that very body, ठीक है. तो वो वेव जो मटेरियल पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होती है इन मोशन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्रिकेट बॉल, जो बॉलर है अगर वो क्रिकेट बॉल को फेंक रहा है, तो जब बॉल हवा में घूमेगी, ठीक है, जब वो मोशन में होगी उसके साथ एक वेव होगी, और उस वेव को नाम दिया गया है डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव, ठीक है. तो वो वेव जो कि मटेरियल पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होती है, जो कि मटेरियल पार्टिकल्स के साथ पाई जाती है, ठीक है, इन मोशन, ठीक है, दैट वेव इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव. यहां पे मैं लिख देता हूं, द वेव्स एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन, मटेरियल particles in motion is called de Broglie, is called de Broglie's wave, de Broglie और मैटर वेव. इसको हम मैटर वेव भी बोल सकते हैं, इसको हम de Broglie वेव भी बोल सकते हैं, ठीक है, मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव, ठीक है. वेव जो किसी भी मटेरियल पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती है, फॉर एग्जांपल अगर बाइक जो है दैट्स इन मोशन, उसके साथ एक वेव होती है, उसी वेव की वेवलेंथ निकालने के लिए डी ब्रॉगली ने ये इक्वेशन दी थी, ठीक है. एंड उस वेव को जो हमारी बाइक के साथ होती है व्हेन इट्स मूविंग, व्हेन इट्स इन मोशन, that wave is called de Broglie wave or that wave is called matter wave, ठीक है. अब थोड़ा सा और है यहां पे, तो यहां पे as you know lambda wavelength of a wave which is associated with a material particle in motion is equal to h by m v, ठीक है. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, h by P. P जो है that is equal to mv and this P is called momentum.
ठीक है, h by p, बिकॉज p जो है दैट इज इक्वल टू mv, ठीक है, एंड p इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ द मटेरियल पार्टिकल, ठीक है, दिस इज मोमेंटम ऑफ a material particle is equal to mass into velocity, ठीक है, and this equation lambda is equal to h by mv or h by p is called the de Broglie equation. This equation is called the de Broglie's equation, ठीक है। यहां पे हम देख सकते हैं कि लैम्बडा is inversely proportional to momentum. Wavelength of the wave is inversely proportional to momentum, or we can say wavelength of the wave is inversely proportional to its particle nature. This is the wave nature because जो wave होती है that has wavelength, ठीक है, and जो particle होता है that has momentum, उसका mass होता है, उसकी velocity होती है, ठीक है, or we can also write it as P is inversely proportional to lambda, ठीक है। P का मतलब क्या है? That is momentum of the particle, so we can write it here as momentum or particle nature. Momentum or particle nature is inversely proportional to wavelength. वेवलेंथ किसके साथ होती है? दैट इज एसोसिएटेड विद अ वेव, और वी कैन से यहां पे लिखेंगे हम वेव नेचर, ठीक है। मोमेंटम और पार्टिकल नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव नेचर, ठीक है। जिस मटेरियल पार्टिकल का पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा उसका वेव नेचर बहुत कम होगा, या इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, जिस मटेरियल पार्टिकल का मोमेंटम ज्यादा होगा, मोमेंटम ज्यादा होने का मतलब दैट इज अ पार्टिकल, ठीक है, एंड अगर उसका पार्टिकल नेचर ज्यादा है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट बॉल है, स्कूटर है, ठीक है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, इनका पार्टिकल नेचर बहुत ज्यादा है, तो इनके साथ जो वेव नेचर होगा या इनके साथ जो वेवलेंथ ऑफ द वेव होगी, और वी कैन से डी ब्रॉगली वेव जो होगी इनके साथ, उसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी। पार्टिकल नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव नेचर। किसी चीज का अगर पार्टिकल नेचर ज्यादा है तो उसका वेव नेचर कम होगा, या हम बोलेंगे उसके साथ जो वेव होगी दैट विल बी हैविंग वेरी स्मॉल वेवलेंथ, ठीक है। और अगर किसी चीज का वेव नेचर बहुत ज्यादा है तो उसके साथ उसका जो पार्टिकल नेचर होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यहां पे कुछ डिस्कशन हम करेंगे, दैट इज अगर आप यहां पे देखोगे वेवलेंथ ऑफ द वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास ऑफ द बॉडी मटेरियल पार्टिकल जितना ज्यादा होगा उसके साथ जो डी ब्रॉगली वेव होगी उसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी, ठीक है। जितना ज्यादा मास बढ़ जाएगा किसी भी बॉडी का, जितना ज्यादा मास बढ़ जाएगा उतनी ज्यादा जो वेवलेंथ ऑफ द वेव उसके साथ एसोसिएटेड होगी, और वी कैन से जो उसके साथ डी ब्रॉगली वेव होगी उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी, ठीक है। एंड दूसरी बात, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। जिस पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होगी उसके साथ वेवलेंथ ऑफ द वेव उतनी कम होगी। These are also inversely proportional. If a body is having higher velocity, then wavelength of the wave which is associated with it will be having smaller value, वो बहुत कम होगी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट यहां पे कि और एक पॉइंट यहां पे कि वेवलेंथ ऑफ द वेव जो किसी भी मटेरियल पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होगी दैट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का नेचर क्या है वो इस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। वो डिपेंड करता है तो वो मास पे डिपेंड करता है एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो हम बोलेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट
upon wavelength is independent upon nature of the particle. Is independent upon nature of the particle. अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है, इट इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. ठीक है, इसकी जो सिग्निफिकेंस है दैट इज ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, एटम, ETC. इनके लिए ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है बिकॉज ये पार्टिकल्स है, इनका जो मास होता है बहुत कम होता है. दैट इज वाई जो वेवलेंथ इनके साथ जो डी ब्रॉगली वेव होती है उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है. सो दीज पार्टिकल्स जो है दे हैव बोथ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर. ठीक है, बिकॉज इनके साथ डी ब्रॉगली वेव है. हर एक मटेरियल पार्टिकल के साथ विच इज इन मोशन हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, जिसको डी ब्रॉगली वेव बोलते हैं या मैटर वेव बोलते हैं. इनका मास बहुत कम है. ठीक है, सो इनके साथ जो डी ब्रॉगली वेव लेंथ है दैट इज ऑफ हायर वैल्यू, उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है. दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड. ठीक है, लेकिन अगर हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करें that has bigger size, that has bigger mass, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बिकॉज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है वो उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है एंड दैट वेवलेंथ इज नेग्लिजिबल. उसको हम इग्नोर कर सकते हैं. ठीक है, दैट वेवलेंथ इज नेग्लिजिबल. अगर कोई बस जा रही है, इट्स इन मोशन, तो इसके साथ भी एक वेव है मगर उस वेव की वेवलेंथ बहुत नेग्लिजिबल है. ठीक है, और उस केस में क्या है कि उसका पार्टिकल नेचर ज्यादा है, सो उसकी जो वेव नेचर है और वी कैन से द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव जो है दैट इज वेरी स्मॉल, उसका वैल्यू बहुत कम है एंड दैट वेवलेंथ इज नेग्लिजिबल. ठीक है, तो डी ब्रॉगली इक्वेशन की सिग्निफिकेंस इज ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बिकॉज दे हैव स्मॉल मास, उनका मास बहुत कम होता है. दैट्स वाई उनके साथ जो वेवलेंथ, जो वेव एसोसिएटेड होती है उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है एंड दैट इज नॉट नेग्लिजिबल एंड दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड. लेकिन फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो जिनके साथ हम एवरीडे लाइफ में जिनको हम काउंटर करते हैं, ठीक है, फॉर क्रिकेट बॉल है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, चौक, पीस ऑफ चौक है, कोई भी जो भी मोशन में है उसके साथ भी वेव होती है मगर उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है. ठीक है, एंड दैट वेवलेंथ इज नेग्लिजिबल.